ना स्लो मोशन में ज्वाइन करने का क्या रीजन है? मैम अभी क्लास खत्म हुआ है इसीलिए। अच्छा, अभी जस्ट हुआ है। यस मैम। यस मैम। ओके, चलो आज नया टॉपिक शुरू करना है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कैमरा ऑन करो। ये बैकग्राउंड साइलेंट किसके लिए करके रखे हो? रोल नंबर 57। यस मैम। बैकग्राउंड में साइलेंस का पिक्चर क्यों डाल के रखे हो? अपने लिए तो तुमको तो दिख नहीं रहा होगा वो। दिख रहा है। कैसे, पीछे आंख है क्या? पीछे नहीं मैम, दिख रहा है बैकग्राउंड स्क्रीन पे। अच्छा चलो, मैम इसको रिमूव कर दीजिए। हो गया युवराज, हो गया। तुम्हारा यार टांग टूट जाए किसी ने, हर किसी में तुम टांग अड़ाते रहते हो। हम फैजान हो पठान। गया, हो गया, हो गया। बस चुप, सब चुप। हम बात कर रहे थे, सिर्फ हम बात कर रहे थे। तुम लोग चुप रहो और कैमरा ऑन करो। आदर्श, अहमद, श्वंकित, एवरीवन जस्ट टर्न ऑन योर कैमरा। मैं नया टॉपिक शुरू करने जा रही हूँ एंड दैट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी। सो बहुत लोग तो प्रोबेबिलिटी पढ़े भी होंगे पहले। मैम टाइम सीरीज नहीं करवाइएगा। टाइम सीरीज क्यों पढ़ना है? टाइम सीरीज तो नहीं है, अच्छा नहीं, ओके। दैट इज फोरकास्टिंग है। टाइम सीरीज उसके बेस में थोड़ा बहुत है, बट अभी नहीं, वो प्रोबेबिलिटी पहले है। टाइम सीरीज का सिलेबस कहाँ से तुम देख रहे हो? हेलो, यस मैम, मिस्टेक से हो गया। चलो ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी, कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? सिंपल टर्म में बस प्रोबेबिलिटी है क्या, एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड टू स्टडी। स्पेसिफिकली दिया गया टॉपिक में, मतलब हमारे पेपर में है, तो क्या है जरूरत, इसका रिक्वायरमेंट क्या है, और हमारे स्टडी में दिया ही क्यों गया है, और फिर प्रोबेबिलिटी है क्या, व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट behind it, what is the logic behind defining the probability? कोई भी बता सकता है? मैम प्रोबेबिलिटी मीन्स अगर हम नॉर्मली बोले तो वो मतलब हिंदी में तो संभावना होता है। अगर हम राइट का करते हैं, अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हम देख सकते हैं कि अगर डाटा में कितना मतलब पॉजिटिव आने की संभावना है और कितना निगेटिव। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी कॉइन को मतलब उछालते हैं 3-4 बार तो हमें ये पता चलता है, हम लोग मतलब एक प्रोबेबिलिटी संभावना करते हैं कि हेड कितने टाइम आएगा और टेल कितने टाइम आएगा। ठीक है। मैम प्रोबेबिलिटी बेसिकली अगर 2 वर्ड में डिफाइन किया जाता है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटकम्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटकम। यस मैम। why it is maximum, you are saying why it is maximum? मैम मतलब किसी भी चीज को कितने ज्यादा बार कोई भी जैसे कि हम लोग कॉइन को उछालते हैं तो कितने ज्यादा बार आ सकता है टेल्स, उसको हम प्रेडिक्शन होता है कि कितना कितना आ सकता है बेसिकली। ठीक है, चलो। और कोई अपना ओपिनियन देना चाहता है? प्रोबेबिलिटी क्या है? सब लोग बताओ, कुछ ना कुछ तो जानते ही होगे। मैम रैंडम और एक्सपेरिमेंट के लिए प्रोबेबिलिटी करते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और कुछ? युवराज, तुमको पता है? सौम्या? यस मैम पता है, बट बताएंगे नहीं। क्यों?
बताएंगे नहीं मतलब? पता ही मैम नहीं मेरे है। को जो पता था वो बोल चुकी ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाँ चलो, आउटकम्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटकम इज ओ प्रोबेबिलिटी। ओके ठीक है, और कोई बताओ मुझे, कोई और गलत टर्म है समझ मैम। में आ रहा है किसी को? सौम्या, एनी आइडिया? संस्कृति, नहीं पता। प्रोबेबिलिटी नहीं पता है तुम लोगों को? यस मैम, पता है, 10th लेवल में पढ़े थे। हाँ बताइए ना, 10th लेवल का ही बताइए, हम कुछ नया नहीं बता रहे हैं यहाँ पे, यही बताइए। मैम, जैसे 3 बल्ब था अलग अलग कलर में, रेड व्हाइट ब्लैक। अब उसको निकालना है तो उसका इंसिडेंट ऑकरेंस कितना से ज्यादा हो सकता है मैम, जो वो रेड आए या व्हाइट आए या ब्लैक आए, उनकी एक संभावना को हम लोग फैक्टर टर्म में हाँ एक्सप्रेस करते हैं। ज्यादा, देखो संभावना बोल रहे हो, फैक्टर है, क्या चांसेस है कैलकुलेट करने का, ये सब बोल रहे हैं, चलिए ठीक है। कितना ज्यादा वर्ड क्यों इस्तेमाल हो रहा है मुझे हर जगह ये समझ में नहीं आ रहा। सब लोग मैक्सिमम बोल रहा है, कहीं ज्यादा बोल रहा है, क्यों ये टर्म क्यों आएगा? अगर मान लो सपोज सिंपल सा एक हम एग्जांपल के थ्रू आपसे वही क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। अगर आप कॉइन टॉस करते हो, ठीक है, हेड और टेल, यही दो ऑप्शन है आपके पास, तो क्या उसमें से हेड आने की संभावना ज्यादा है या फिर टेल आने की संभावना ज्यादा है? क्या मैम ऐसा है? प्रोबेबिलिटी मैम इज एन 50 एक्सपेक्टेशन। है मैम पॉसिबिलिटी। मैम 50 पॉसिबिलिटी 50% है। इक्वल है। यस अगर मैम, प्रोबेबिलिटी 50-50 आधा आधा। परसेंट है, तो फिर हम ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि मैक्सिमम अकरेंस या चांसेस या फिर कुछ, क्यों बोल सकते हैं? नो है क्या जरूरत? और अगर बोल रहे हैं तो फिर क्या ये करेक्ट होगा? कहीं ना कहीं कुछ तो मिस्टेक हो रहा है या नहीं? यस मैम। हाँ निवेदिता बोलो, क्या हुआ? मैम प्रोबेबिलिटी इज एन एक्सपेक्टेशन। Yeah, you can say that is expectation. चलो ठीक है। अब देखो एक चीज हम ये समझना चाहते हैं, प्रोबेबिलिटी पढ़ते क्यों है, पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी क्या है, पढ़ते क्यों है, पहले इस चीज को समझ ले, उसके बाद आगे इस टर्म में हम लोग जाएंगे। पहले तो ये बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी है क्या, तो सबसे पहले ये बोल सकते हो, इट इज द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट। इट इज अ चांस, प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है, एक चांस है। वो चांस किस चीज का है? किसी भी इवेंट के अकर होने का। अब ये इवेंट क्या है? जैसे मान लीजिए आपने कॉइन टॉस किया, ठीक है, कॉइन टॉस किया तो हेड या फिर टेल कोई भी एक ही आउटकम आएगा, क्या दोनों ही आ सकता है? नो मैम। नहीं पॉसिबल है। सपोज आप एग्जाम दे रहे हैं, पास भी है फेल भी है, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। सो नहीं। इस तरह के केसेस होते हैं जहां पे आपको बोला गया है क्या, कोई एक आउटकम या फिर इवेंट के अकर होने का चांस। मतलब अगर आप एग्जाम दे के आए और कोई पूछता है आपसे आपके पास होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, ठीक है, पास होने की प्रोबेबिलिटी कितना है। अब कोई भी बच्चा एग्जाम देगा तो पास होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 50%। पास होने की प्रोबेबिलिटी 50-50%। मैम वो कितना अच्छा एग्जाम दिया उस पर डिपेंड करता है ना। ये बाद की बात है, जब आप एग्जाम दे दिए तब आपको पता है कि आप कितना कितना लिखे हैं। लिखे हैं, तब आपको पता है कि आप क्या करेंगे, क्या करके आए हैं पेपर में, क्या मार्क्स मिलेगा, तब आपको पता है। बट आप एग्जाम देने के पहले क्या ये जानते हैं तब क्या होगा? मैथमेटिकली द प्रोबेबिलिटी इज 50%, 1/2, यही है प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी क्या है? चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट, किसी भी इवेंट का। सपोज आपसे जैसे सक्सेस, पास होने का प्रोबेबिलिटी पूछा गया, वैसे ही आपसे ये भी पूछा जा सकता है फेल होने का क्या प्रोबेबिलिटी पूछा जा सकता है। तो पास और फेल दोनों क्या है, एक काइंड ऑफ इवेंट, और उस इवेंट के अकर होने का जो भी चांस है दैट इज प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी को इन सिंपल वर्ड आप लिखोगे, प्रोबेबिलिटी इज द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट। मैम आउटकम भी बोल सकते हैं ना। आउटकम भी बोल सकते हैं, बट आउटकम उतना एक्यूरेट वर्ड नहीं होता, साइंटिफिकली ज्यादा करेक्ट है इवेंट वर्ड।
आउटकम और इवेंट में क्या डिफरेंस है हम ये भी बता देंगे। ठीक है, देखो अब ये जो टर्म आपने लिखा, सो प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, इट इज द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट। इसके बाद एक टर्म ये समझो कि प्रोबेबिलिटी हम लोग एक्चुअल में पढ़ते क्यों। तो सबसे पहले ये चीज देखिएगा, आपको अगर एग्जाम कैसा जाने वाला है, एग्जाम में पास होंगे फेल होंगे, ये जानना है। क्यों जानना है? क्योंकि आप अभी उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो, और जो भी इवेंट होगा, जो भी एक्चुअल रिजल्ट आने वाला है, जो भी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट की आप बात कर रहे हैं, वो फ्यूचर में होगा, और उस फ्यूचर को आप अभी प्रिडिक्ट कर रहे हैं। जहां भी ऐसा केसेस होगा, जो भी इवेंट होने वाला है वो फ्यूचर में होने वाला है, एंड उस फ्यूचर इवेंट का अभी आप अंदाजा लगा रहे हैं, तब आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ने की जरूरत है। जो आपने अभी तक पढ़ा है, बेसिक स्टैटिस्टिक्स पढ़े हो ना, जो टर्म्स पढ़े थे, बिजनेस इनिशियल स्टेज का स्टैटिस्टिक, डेटा दिया हुआ है, मीन निकालो, है डेटा दिया हुआ है, वेरिएंस निकालो। सो ये सब आप क्या कर रहे थे, जो भी इवेंट हुआ है वो पास्ट में अकर हो चुका है, और उस अकर्ड इवेंट का आप रिकॉर्ड चेक करके उसका एवरेज और जो भी टर्म डेविएशन और जो भी टर्म है वो बता रहे हैं, वो सब उसका कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन यहाँ पे इवेंट कहाँ हुआ है, पास्ट में। उस पास्ट इवेंट को आप स्टडी कर रहे हैं अभी, उस टर्म को, सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए। जब आप उसी सिचुएशन को और इवेंट को आप एनालाइज करना शुरू कर दो फॉर फ्यूचर इवेंट, आप एनालिसिस भी कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप एनालिसिस ही कर रहे हैं, वो डेटा एनालिसिस में ही आएगा। लेकिन ये तब का एनालिसिस हो रहा है जब फ्यूचर में इवेंट होने वाला है और आपको उसको अभी जानना है। ठीक है, जैसे हम लोग हर जगह ये चीज पढ़ते हैं, सुने होंगे, कॉइन टॉस करेंगे, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। अब मुझे ये बताओ, कॉइन टॉस करेंगे, ये बात तो हर लोग कहता है। अब कॉइन सपोज आप टॉस कर लो, ठीक है, जब आप कॉइन टॉस कर लेंगे तो आपके पास रिजल्ट होगा, ना कि प्रोबेबिलिटी होगी। क्या ऐसा होगा बताओ? सपोज आपने कॉइन टॉस कर लिया, सो आप इन दैट केस आपके पास क्या है, रिजल्ट है या प्रोबेबिलिटी? रिजल्ट मैम, तब आप पढ़ोगे कभी कि रिजल्ट होगा। कॉइन टॉस करने का प्रोबेबिलिटी 1/2 है? क्यों पढ़ोगे? आपने कॉइन टॉस कर लिया, रिजल्ट आ गया। तब आपको ये जरूरत नहीं होगी पढ़ने की कि रिजल्ट क्या होगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट करा, रिजल्ट आ गया। देन हम लोग प्रोबेबिलिटी की बात क्यों करेंगे? प्रोबेबिलिटी की बात तब होती है जब इवेंट जो भी है, आउटकम जो भी है, वो फ्यूचर में आने वाला है, बट आप उसको अभी जानना चाहते हैं। ठीक है, ये कब हो सकता है? जब आप बहुत ज्यादा क्यूरियस हो, या फिर आपको कुछ ना कुछ उसके बेसिस पे प्लानिंग करना है। दो ही केसेस हो सकता है, या तो आप फ्यूचर इवेंट को, फ्यूचर टाइम को गेस करके उसके बेसिस पे कुछ प्लानिंग करने वाले हो, या फिर आप फ्यूचर इवेंट के बारे में जानने के लिए कुछ ज्यादा ही क्यूरियस हैं, तभी प्रोबेबिलिटी पढ़ने की जरूरत है या नहीं? बताओ इस बात को, समझे या नहीं? यस मैम। ठीक है, सो यहाँ पे ये चीज देखिए, प्रोबेबिलिटी है क्या? इट इज द अकरेंस ऑफ चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट। दूसरा, आपको ये पढ़ना क्यों है? बिकॉज हम लोग जानना चाहते हैं फ्यूचर इवेंट को अभी जानना चाहते हैं। क्योंकि अगर मान लो एग्जाम दे दिए, फिर रिजल्ट आ चुका है, कॉइन टॉस कर दिए, रिजल्ट मिल गया, जब रिजल्ट मिल गया देन हम लोग प्रोबेबिलिटी की बात ही क्यों करेंगे? नहीं करते हैं। कॉइन टॉस करने के बाद कोई प्रोबेबिलिटी की बात नहीं करता, तब रिजल्ट की बात करता है, तब इवेंट की बात करता है। तो यही चीज है, जरूरत हमें इसलिए पड़ती है। अब इसके हिसाब से देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी ये है। अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे हम समझ सकते हो, जब आपको फ्यूचर का इवेंट जानना है और समझना है, कैमरा ऑन करो तो तुम लोग, फिर से कैमरा क्यों बंद हो जाता है बार बार? यही हम बोलते रहेंगे पूरे क्लास में, या फिर सबको रिमूव करेंगे? फिर दीक्षा,
मैम ऑन है मेरा कैमरा। अभी ऑन हुआ है, मुझे पता है। कैमरा बंद करके आराम से बैठे रहो सब, उसके बाद फिर जब पूछना शुरू करते हैं क्वेश्चन तो पता ही नहीं है क्या। अब देखो, फ्यूचर में कुछ होने वाला है, ये चीज आप अभी कैसे जान सकते हैं? उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा मॉडल बनाना पड़ेगा, जैसे कुछ सेटअप बनाना पड़ेगा जिसके बेसिस पे आप उस फ्यूचर के टाइम को कहीं ना कहीं अभी विजुअलाइज कर सको। यही हो सकता है, आप फ्यूचर के टाइम को विजुअलाइज कर पाएंगे, उस सिचुएशन को विजुअलाइज कर पाएंगे, तभी आप प्रोबेबिलिटी की बात कर सकते हैं। सपोज आपको कुछ बनाना है, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करना है, तो कैसे बताओगे? पूरा क्या पूरा, जैसे अगर मान लो आपको कोई बिल्डिंग बनानी है तो क्या एकदम डायरेक्ट जाते हो वहां पे काम शुरू कर देते हो, जहां मन जैसे मन बनाना शुरू कर दिया? क्या ऐसा करते हैं हम? नहीं या हाँ? नो नहीं मैम। करेंगे। नो मैम। पहले हम उस पूरे प्लॉट को विजुअलाइज करेंगे, जिस तरह से बनाना है उसके लिए पूरी तरह से प्लानिंग करेंगे, क्या करेंगे, क्या इफेक्ट होगा, उसका सारा कुछ एनालाइज करने के बाद करते हैं। वही चीज हमें कुछ टर्म है प्रोबेबिलिटी में जो डिफाइन करता है फ्यूचर के सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए। कुछ टर्म्स है, बेसिक नोटेशंस है, बेसिक कहा जाए टर्म्स डिफाइन किया गया है, जिसके बेसिस के पे फ्यूचर का जो भी टर्म, जो भी सिचुएशन आएगा उसको एनालाइज कर पाओगे। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इनिशियल और बेसिक टर्म है, दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब हुआ, आपको जो भी फ्यूचर में करना है वो इवेंट एक रैंडम टर्म में आप उसको डिजाइन कर लो। जैसे अभी मैंने बताया, आपको बिल्डिंग बनानी है, आप क्या करेंगे, उसका एक मॉडल तैयार करेंगे, किस तरह से करना है, क्या है, पूरा काम करेंगे, उसके बाद आगे करने वाले हो। तो जो भी कॉइन टॉस करेंगे, एग्जाम देंगे, या फिर जो कुछ भी प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, जहां भी आप, वो एक एक्सपेरिमेंट है। वो एक्सपेरिमेंट आप कंडक्ट कर रहे हो, जो फ्यूचर में होगा उसको आप अभी करके देख रहे हैं, और अगर ऐसा होता है तो उसके बेसिस पे जो रिजल्ट्स आएगा वो डिफाइन करना है। तो ये एक्सपेरिमेंट जो आप करने वाले हैं, दैट एक्सपेरिमेंट इज नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्वाइन टॉस कर रहे हैं, सो क्वाइन टॉस करेंगे फ्यूचर में तो रिजल्ट जो आना होगा वो आ जाएगा। लेकिन अगर आप उस सिचुएशन को एनालाइज करें, विजुअलाइज करें, तो आपको पता है क्या आउटकम्स होंगे, आइदर हेड और टेल, क्योंकि हेड और टेल के सिवा तो कुछ है नहीं क्वाइन में। ठीक है, तो आपने क्या किया, उस सिचुएशन को विजुअलाइज किया जो बता रहा है ये दोनों आ सकता है। सपोज आप डाइस थ्रोइंग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हो, तो डाइस थ्रोइंग एक्सपेरिमेंट क्या है, दैट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। और उस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट होगा, वो रिजल्ट उसका आउटकम होगा, उसका इवेंट जो रिजल्ट होगा वो इवेंट या फिर आउटकम अभी आप बोल सकते हो। उसके बाद अगर मान लो उसमें प्रोबेबिलिटी पूछ दिया जाए, सपोज आप डाइस थ्रो कर रहे हैं, तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये तो सबने पढ़ा होगा 10th में, क्या होती है 5 आने की प्रोबेबिलिटी? 1/6। 1/6, क्योंकि टोटल 6 पॉसिबल आउटकम्स है, उसमें से कोई एक फेवरेबल केस आएगा तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो टर्म आएगा, मतलब 1/6 हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो एक्सपेरिमेंट आप करने वाले हैं फ्यूचर में, जो होने वाला है, उस टर्म को आप रैंडम एक्सपेरिमेंट बोल रहे हो। उसके बाद एक टर्म आता है जिसको प्रोबेबिलिटी में यहाँ डिफाइन भी हम कर देते हैं, जो इनिशियल लेवल पे 10th में पढ़े होगे तुम लोग, प्रोबेबिलिटी का मैथमेटिकल डेफिनेशन। सो प्रोबेबिलिटी का मैथमेटिकल डेफिनेशन है, वो बताता है टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे बोल सकते हो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, total number of favorable cases divided by total number of exhaustive cases।
एग्जॉस्टिव केसेस, ये होता है प्रोबेबिलिटी, जिसमें आपके पास जो एग्जॉस्टिव केसेस का मतलब हुआ, इस टर्म का मतलब होता है टोटल क्या पॉसिबिलिटी है। जैसे कॉइन टॉस करेंगे तो क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा, तो दो पॉसिबल आउटकम्स हैं, टू एग्जॉस्टिव केसेस है, जिसमें से किसी एक के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2। ठीक है, आप ऊपर जो लिख रहे हो वो लिख रहे हो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। सो फेवरेबल केसेस, जो वर्ड यहाँ पे फेवरेबल है उसका मतलब ये है, जैसे कॉइन टॉसिंग में इस तरह का केस नहीं आ सकता, लेकिन मान लो एक डाइस थ्रोइंग एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, ठीक है। अब डाइस थ्रो करोगे तो क्या आएगा, या तो 1 या तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, या फिर 6 आएगा। और कुछ आ सकता है क्या इस केस में, और कुछ आएगा? लेकिन अगर मान लीजिए ये एक सेट है और आपसे पूछा जाए इवन नंबर के आने के चांसेस क्या है, सपोज क्वेश्चन में ये पूछा गया है इवन नंबर के आने के चांसेस क्या है, अब बताओ मुझे इवन नंबर कितना दिख रहा है आपको? अगर आप सिर्फ 2 की बात करेंगे, मैम 3 चांस है मैम 1/3 नहीं है 1/3 मैम 3/3 मैम 1/3 होगा, ठीक है। 1/2 हो जाएगा 1/2 यहाँ पे ये तीनों मिलकर, यहाँ पे ये चीज देखना है, ये 2, 4 और 6 जो है, ये तीनों किसको फेवर कर रहा है, इवेंट के अकर होने के वो फेवर कर रहा है। सो इसी से ये टर्म आया है फेवरेबल केसेस। सो फेवरेबल केसेस क्या हुए यहाँ पे, 2, 4, 6, 3 फेवरेबल केसेस फॉर इवन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 टर्म होगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस, मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, दैट इज 6 एंड दैट इज इक्वल टू 1/2। 1/3 नहीं 1/2 होगा। ठीक है, समझ रहे हो क्या है? सो यहाँ पे जो ये वर्ड है, एक एक टर्म पूरी तरह क्लियरली डिफाइंड है। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस मीन्स all the set of variables, all the set of outcomes, यहाँ पे outcome होगा। outcome word क्या हुआ यहाँ पे, this is outcome, this is outcome and this is outcome। लेकिन इन तीनों को जब आप मिला रहे हो तब वो एक event बन रहा है, and that event is what, number of even number, मतलब total number of even number। so ये event हो गया कब, जब तीनों मिलकर कंबाइन, तीनों में से कुछ भी आएगा तो एक पर्टिकुलर जो रिजल्ट होगा दैट इज आउटकम, एंड तीनों का जब कॉम्बिनेशन में से कुछ भी आ जाए देन दैट इज इवेंट। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को आप इवेंट बोल रहे हैं, और अगर इंडिविजुअली 2, 4, 6 को आप देख रहे हैं देन दैट इज आउटकम। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आउटकम एंड इवेंट। किसी ने कहा था आउटकम को इवेंट बोल सकते हैं, इवेंट को आउटकम बोल सकते हैं, ये डिफरेंस है। समझ आया या नहीं, बोलो? यस मैम। ठीक है, ये डिफरेंस हुआ। 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आया, तीनों अलग अलग आउटकम्स है, एंड तीनों को जब कंबाइन कर दिए, तीनों मिलकर एक इवेंट डिफाइन कर रहा है, दैट इज अकरेंस ऑफ इवन नंबर। या फिर ऑड नंबर होगा तो उस केस में 1, 3, 5 जो होगा वो तीनों अलग अलग है तो वो आउटकम होगा, और तीनों को जब हम कंबाइन कर रहे हैं देन दैट इज इवेंट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग इवन नंबर इज 1/2। ठीक है, प्रोबेबिलिटी टर्म का ये डेफिनेशन ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस। इन दोनों केसेस में फेवरेबल वर्ड का मतलब पता होना चाहिए और इसमें एग्जॉस्टिव का मतलब पता होना चाहिए। दिस इज द टोटल पॉसिबल आउटकम, जितना भी पॉसिबिलिटीज है। अब डाइस थ्रो करेंगे तो हेड तो नहीं आएगा, तो हाई हेड जो आ रहा है ये एग्जॉस्टिव केसेस में नहीं होगा। एग्जॉस्टिव केसेस टोटल 6 ही होंगे। सो ये डेफिनेशन होता है जो कि बहुत इनिशियल स्टेज से आप पढ़ते हैं, और इसको मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक और प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे जो इससे कैसे डिफरेंट है समझना। सपोज आपसे कोई कह रहा है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी का विराट कोहली के सेंचुरी बनाने का प्रोबेबिलिटी 90% है, ठीक है, कोई दूसरा कह रहा है 40% है, कोई कह रहा है 50% है। यहाँ पे सबका प्रोबेबिलिटी क्या हो रहा है, अलग अलग आ रहा है।
और वो जो भी प्रोबेबिलिटी है वो कोई मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी नहीं है। किस तरह का है? वो ओपिनियन बेस्ड है, उसके पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे, उसके अपने पर्सनल ओपिनियन के बेसिस पे। सो ये जो प्रोबेबिलिटी है इसको भी आप प्रोबेबिलिटी बोलेंगे, बट ये जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। मेरा एक्सपीरियंस कुछ और हो सकता है, मैंने जो ओपिनियन दिया वो कुछ और हो सकता है, आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है। अब 50 लोग देंगे तो हो सकता है 50 अलग अलग प्रोबेबिलिटी बता दे, बट दैट इज सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। लेकिन अगर आप इस तरह से डिफाइन करते हैं, ये जो प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते हैं, देन दैट इज व्हाट? मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है? और मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी टाइम सिचुएशन के हिसाब से चेंज नहीं होगा, बट सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी हर इंसान का अलग ओपिनियन होगा, अलग एक्सपीरियंस होगा, उसका अपना तजुर्बा है जो है उसके हिसाब से बोलेगा। कोई बोलेगा आज बारिश होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, कोई बोलेगा 1/3 है, कोई बोलेगा 1/8 है। अब सबका आंसर अलग अलग है, तो इस पे रिलायबिलिटी आपको फिर देखना पड़ेगा, किसका मानना है नहीं मानना है, वो वाली बात आ जाएगी। लेकिन अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेसिस पे किया जा रहा है, उस तरह का कैलकुलेशन, और उसके बेसिस पे कोई बता रहा है, देन दैट इज मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी, और वो यही है। ठीक है? सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी और मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी में आंसर समझ में आया? डिफरेंस समझ में आया? यस मैम। ठीक है? प्रोबेबिलिटी क्लियर है? एग्जॉस्टिव केसेस क्लियर है? यस मैम। यस मैम। एंड फेवरेबल केसेस? यस मैम। चलो, तो अब इसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे एक टर्म पढ़ा, अब तक जो हम बात कर रहे थे वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। अब प्रोबेबिलिटी से एसोसिएटेड कुछ और टर्म्स की भी बात कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी जो है वो फेवरेबल केसेस, एग्जॉस्टिव केसेस और कुछ टर्म्स पे डिपेंड कर रहा था। इवेंट टर्म मैंने बताया, इवेंट क्या है? जो अलग अलग टर्म्स को मिक्स करके बता रहा है ये। ठीक है? एक टर्म आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस, नोट करके लिखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस। सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस जो होता है, या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस डिफाइन करोगे, वो होता क्या है? अगर कोई एक आउटकम अकर हो गया तो दूसरे आउटकम के अकर होने के चांसेस खत्म। दैट मीन्स अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, दिए हैं, और आप पास हो चुके हैं सपोज, तो फेल होने का जो चांस था, जो प्रोबेबिलिटी थी, वो क्या हो जाएगा? खत्म। मतलब उसके प्रोबेबिलिटी की हम बात नहीं करेंगे। सो एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस होता है। सो मान लो कॉइन टॉस कर रहे हो, हेड और टेल, साथ में आ जाएगा क्या? नहीं, एक ही आएगा, कोई एक ही आएगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। कभी कभी आ जाता है मैम। कैसे आएगा दोनों? मिट्टी का ग्राउंड पे, मैं मिट्टी बालू पे आ जाता है। अच्छा, गिट्टी वालों पे, वो उसको आप उस तरह के इवेंट में कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे मान लो मैच ड्रॉ हो गया, प्रमोट कर दिया गया, वो इवेंट उसमें नहीं आएगा, क्योंकि वो आपने काउंट ही नहीं किया था। सपोज सक्सेस और फेलियर अगर आप ले रहे हैं, ये दो पॉसिबल केसेस, ये एग्जॉस्टिव केस है, ये एग्जॉस्टिव केस ले रहे हैं, तो इन दोनों में से ही आएगा। अगर आपको प्रमोटेड का भी प्रोबेबिलिटी निकालना है तो एक प्रमोटेड इसको भी ऐड कर लो। अब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, पास होने की प्रोबेबिलिटी, फेल होने की प्रोबेबिलिटी और प्रमोट होने की प्रोबेबिलिटी, तीनों इस तरह से डिवाइड कर लो, तब आप मान सकते हो। लेकिन जब आप 1/2 ही ले रहे हो और सिर्फ 2 ही एक्सक्लूसिव केसेस ले रहे हो, इन दैट केस आप उस तरह से जो आउटकम जो ड्रॉ हो गया उसको आप काउंट नहीं करेंगे। ठीक है? अगर आपको काउंट करना है तो इस एग्जॉस्टिव केसेस में इसको भी इंक्लूड कर लो, तब तुम सोच सकते हो, तब बात कर सकते हो कि वो भी एक इवेंट है। लेकिन वो भी अगर इवेंट हम कंसिडर करते हैं तो कहीं ना कहीं वो इनजस्टिस वाला केस हो जाएगा, क्योंकि इसका चांस बहुत कम है ना? बताओ। यस मैम। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इस कंडीशन को, उसको हम नहीं लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग बात क्या कर रहे थे? सपोज क्वाइन टॉस कर रहे हैं, तो आपके पास हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दोनों के आने का चांस नहीं है, तो इसको आप बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है? सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वैसे इवेंट्स हैं
जिसमें एक अगर आ चुका है तो बाकी के आने का चांस नहीं है। सपोज आप डाइस थ्रो कर रहे हो और 6 आ चुका है, तो अब कोई बोलेगा कि 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5 आने वाला है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो भी है वो एक साथ नहीं आएगा। ये तब आ सकता है सपोज आप दो डाइस थ्रो कर रहे हो, तो एक पे 5 एक पे 6 आ सकता है, लेकिन दोनों एक बार एक ही डाइस पे आ जाए ऐसा चांसेस नहीं है। तो वैसे कंडीशन को हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस। ठीक है, उसके बाद एक और टर्म है इंडिपेंडेंट इवेंट। इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट भी बोल सकते हो, उसको बोलोगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या है वो देखिए। मान लीजिए आपने एक कॉइन टॉस किया, ठीक है, आपके पास हेड और टेल इस तरह का कॉम्बिनेशन आएगा, और सपोज आपने दूसरा कॉइन भी टॉस किया है। अब मुझे बताओ इस कॉइन पे क्या रिजल्ट आएगा, ये इस कॉइन को अफेक्ट कर रहा है क्या? नो मैम। नो मैम, हेड जो भी होगा दोनों उसकी प्रोबेबिलिटी, हाँ यही चीज अलग बताना अलग है। हाँ, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की जो होगी वो 1/2 होगी, और इसकी भी जो होगी वो 1/2 होगी, और दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ये जो भी आउटकम होगा इसका, वो इसको कहीं अफेक्ट नहीं कर रहा है। ऐसा ही स्टूडेंट्स के साथ भी होता है। कोई एक अगर एग्जाम में पास करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा भी पास कर गया। ठीक है, सो यहाँ पे हम एवरी इवेंट को, एवरी आउटकम को, जो भी आप रिजल्ट्स ले रहे हैं, हर स्टूडेंट को इंडिपेंडेंट कंसिडर किया जाता है। ईच एंड एवरी स्टूडेंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। क्यों? क्योंकि इसका जो रिजल्ट हो वो दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगा। इसके पास और फेल होने की प्रोबेबिलिटी वो दूसरे के पास और फेल होने की प्रोबेबिलिटी को कहीं ना कहीं चेंज नहीं करने वाली। ठीक है, अब ये बोलोगे कि हम पूछ के लिख लेंगे तो ये होगा, तो वो सारे केसेस आप बाद में समझिए इसको। ठीक है, लेकिन मैथमेटिकली क्या होगा, ईच एंड एवरी स्टूडेंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, और उसका जो रिजल्ट होगा वो उसको ही अफेक्ट कर रहा है, और सिर्फ उसी को उसका फायदा या फिर नुकसान मिलने वाला है, दूसरे को नहीं मिलने वाला है। ठीक है, सो वैसे जो भी केसेस होंगे उसको आप इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलेंगे। ठीक है, समझ गए इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है? यस मैम, जब कोई दो आउटकम आने का चांस रहता है, दोनों का अलग दो इंडिपेंडेंट, सेपरेट दोनों रहता की है, प्रोबेबिलिटी, हाँ दोनों, एक इवेंट जो था अलग अलग एक, होता है। हाँ दोनों इवेंट एक दूसरे को कहीं अफेक्ट नहीं करा, इसके रिजल्ट से इसको कोई मतलब नहीं है। इसका ये एक कॉइन आपने टॉस यस किया, इस मैम, पे कुछ आया, दूसरे पे क्या आया नहीं पता, दोनों इंटरचेंज तो कर नहीं सकता, या फिर कुछ भी है उसके इफेक्ट से उसका केस तो हो नहीं सकता, या वो पास हो गया तो ये भी पास हो गया, ये फेल हो गया तो वो भी फेल हो गया, ऐसा भी नहीं होता। मतलब उसका आप अपना एग्जाम दिए, आपका अपना रिजल्ट आया, दूसरा स्टूडेंट है उसका अपना एग्जाम दिया, उसका अपना रिजल्ट आया, तो यहाँ पे अफेक्ट नहीं करेगा। और अगर ऐसा होता है तो उसको हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलते हैं। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, डिपेंडेंट इवेंट किसको बोलेंगे? इसका जस्ट अपोजिट, मतलब एक से अगर दूसरे का कहीं इफेक्ट होता है तो, मतलब अगर ये पूछ दिया जाए, सपोज इसका भी एक एग्जांपल ले लो, सपोज डाइस थ्रोइंग एक्सपेरिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह का वैल्यूज आ रहा है, और ये जो वैल्यूज हैं, ये जो रिजल्ट्स हैं, ठीक है, इस रिजल्ट्स को ध्यान से देखो तो आपके पास क्या क्या टर्म्स आ रहा है। अगर बोला जाए इवेंट, मतलब इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी और 2 के आने की प्रोबेबिलिटी, क्या दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा? बताओ, इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी में 2 4 6 ये तीनों नंबर है, और इसमें सिर्फ 2 की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तो ये दोनों रिलेटेड होगा ना, इस पॉइंट पे ही रिलेटेड होगा ना। लेकिन इंडिपेंडेंट होगा तो कहीं भी Yes, ma'am. रिलेशन नहीं मिलेगा। यस मैम, सो दीज आर डिपेंडेंट इवेंट्स, इवन नंबर का आउटकम जो आ रहा है वो, और 2 के आने के आउटकम, यहाँ पे डिपेंडेंसी है। सो दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, बट इससे पहले जो हमने किया था उसका इंडिपेंडेंट था। इंडिपेंडेंट है था। ठीक है, चलो इतना में कुछ पूछना है तो बताओ पहले, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे।
कुछ भी पूछना है? मैम एग्जॉस्टिव एकदम एग्जॉस्टिव? यस मैम। एग्जॉस्टिव में क्या ही केस है? ये टोटल एग्जॉस्टिव केस है। डाइस थ्रो करोगे क्या आएगा? इसमें से कुछ और आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो टोटल कितने केसेस पॉसिबल हैं? आइदर दिस वन, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल 6 पॉसिबल केसेस हैं। सो देयर आर 6 एग्जॉस्टिव केसेस, यू कैन से टोटल पॉसिबल, या फिर एग्जॉस्टिव केसेस उसको बोल सकते हो। ठीक है, यही है एग्जॉस्टिव, और जो कि फिक्स होता है हमेशा। अगर डाइस थ्रो कर रहे हैं तो 6 होगा, कॉइन टॉस कर रहे हैं 2 होगा। अगर 2 कॉइन एक साथ टॉस कर रहे हैं, सपोज ऐसा हो 2 कॉइन एक साथ टॉस कर रहे हैं हम, तो एक कॉइन पे हेड आ गया, दूसरे पे भी हेड आ गया। ठीक है, एक पे हेड आ गया, दूसरे पे टेल आ गया, ये हो सकता है। थर्ड पे इसमें टेल आ जाए, इसमें हेड आ जाए, लास्ट में ये हो जाए टेल और टेल आ जाए। अगर 2 कॉइन एक साथ टॉस कर रहे हो, इन दैट केस टोटल एग्जॉस्टिव केसेस आर 4। बट अगर आप सिंगल कॉइन टॉस कर रहे हैं तो इन दैट केस एग्जॉस्टिव केसेस आर 2। ठीक है, ये है मैम। हाँ बोलो। मैम ये जो आप इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में बताई हैं, तो उसमें हम 2 इवेंट लिए, मतलब कि 2 कॉइन टॉस किए हैं। हाँ, तो फिर वो इस तरीके से वो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट इवेंट आए हैं, क्योंकि वो एक पहला दूसरे से क्योंकि अफेक्ट नहीं इसका करेगा। रिजल्ट इस कॉइन पे क्या आ रहा है, दूसरे कॉइन पे क्या आ रहा है, वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। ये जो भी रिजल्ट देगा पर इसका जब हम अपना इंडिपेंडेंट रिजल्ट है। हाँ, पर जब डिपेंडेंट इवेंट्स की बात की है तो उसमें हम सिंगल डाइस क्यों थ्रो करेंगे? उसमें भी तो 2 डाइस करो ना थ्रो तुम, करेंगे, उसमें तो भी वो 2 एक डाइस दूसरे थ्रो करो, तो उसमें डाइस की बात ही कहाँ कर रहे हैं? फिर वो डिपेंडेंसी। कैसे डिपेंड होगा? अगर हम 2 डाइस देखो, थ्रो करते हैं तो तो दोनों एक अलग दूसरे से अलग इवेंट अगर हो रहा है, इंडिपेंडेंट इवेंट की बात कर रहे हैं पहले, तो आप इंडिपेंडेंट इवेंट की बात कर रहे हैं तो 2 इवेंट लेंगे, whether this event is independent of that event or not, ये आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो इसी में आप 2 कॉइन का एक कॉइन भी टॉस करने के केस में ले सकते हो, लेकिन अगर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट है तो दोनों इवेंट को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जैसे आपका सपोज क्लास में 10 लोग एग्जाम दिए, सबका मार्क्स अलग अलग कॉपी चेक हुआ, सबका अकॉर्डिंग जो भी लिखे थे उसके अकॉर्डिंग मार्क्स मिल गया। अब जो भी मार्क्स मिला है उसके बेसिस पे जो भी आप रिजल्ट के अनाउंसमेंट के टाइम, क्या एक दूसरे को अफेक्ट करेगा? कहीं कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इसका रिजल्ट आप अपना रिजल्ट सुनोगे या दूसरे का रिजल्ट सुनोगे? आप अपना रिजल्ट सुनोगे, उसी का आप पे इफेक्ट पड़ेगा। बाकी के रिजल्ट्स का आपको क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? बाकी मान लो किसी का 90% भी आ गया, आपका सपोज 80% आ रहा है, 50% मार्क्स आया, सो आपका रिजल्ट ही आपके लिए है ना। जो बाकी का आया उससे कहाँ फर्क पड़ता है? तुम्हारे रिजल्ट में क्या चेंज आएगा? कुछ चेंज होगा? नहीं आएगा चेंज। सो तुम्हारा रिजल्ट और बाकी का जो रिजल्ट है वो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट कब हो सकता है? किसी एक का अगर रिजल्ट बाकी के रिजल्ट की वजह से अफेक्ट हो रहा है, जैसे मान लो किसी एक ही स्टूडेंट की गलती की वजह से सबका 5 मार्क्स डिडक्ट हो गया, अब क्या हो रहा है? डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं तो आ गई। तो ये चीज हो सकता है। लेकिन अगर हम 5 मार्क्स डिडक्ट करेंगे तो उसका सबका करेंगे तो अब क्या होगा? इफेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट पूरे क्लास को कहीं ना कहीं, उस क्लासरूम में जितने लोग एग्जाम दे रहे थे सबका मार्क्स डिडक्ट हो गया, हो सकता है ना। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी आ गई, बाकी केसेस में डिपेंडेंसी नहीं है। मैम तो ये एग्जांपल ये भी तो ले सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनफॉल और हार्वेस्टिंग। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनफॉल एंड हार्वेस्टिंग डिपेंडेंट इवेंट्स है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी तुम कंपेयर कर रही हो तब ना। इसको कोरिलेशन से पढ़ना ज्यादा अच्छा नहीं होगा क्या? देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन हार्वेस्टिंग एंड रेनिंग, और जो भी बोलो आप, है ना। तो यहाँ पे आप ये एनालाइज कर रहे हैं वेदर देयर इज रिलेशन, एंड इफ देयर इज, पहले तो ये चेक करो वेदर देयर इज रिलेशन और नॉट, और उसके बाद ये चेक करो वेदर दिस इज पॉजिटिवली रिलेटेड, नेगेटिवली रिलेटेड, या फिर हाउ मच कोरिलेटेड दे आर।
सो ये चीज बता सकते हैं। जब प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी दो अलग अलग टर्म है, यहाँ पे डिपेंडेंसी और प्रोबेबिलिटी अलग अलग टर्म है। अब मान लो तुम्हारे सक्सेस में, सपोज एग्जाम में आप क्या लिखे नहीं लिखे कहीं ना कहीं पढ़ाई पे डिपेंड करता है, ठीक है। मान लो हम कुछ नहीं पढ़ा है, तुम एग्जाम में क्या लिखोगे? जो खुद से पढ़ा हो उसके बेसिस पे। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, आपका सक्सेस किस पे डिपेंड कर रहा है? कहीं ना कहीं हम पे डिपेंड करेगा। इनकेस अगर हम नहीं बता पाए, बहुत कुछ नहीं बताया आपको, तो अकॉर्डिंगली रिजल्ट अफेक्ट हो रहा है। यस मैम। तो ये इफेक्ट की बात कर रहे हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ माय टीचिंग जो है वो अफेक्ट कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ योर सक्सेस, सपोज। सो ये टर्म आप बोल सकते हैं। तो डिपेंडेंसी एक काइंड ऑफ ये बता रहा है कि आप दो अलग अलग प्रोबेबिलिटीज को कंपेयर कर सकते हैं। यानी अगर दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है तो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, और अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो कंपैरिजन पॉसिबल है। ये मतलब हुआ यहाँ पे पढ़ने का मतलब ये हुआ कि अगर इंडिपेंडेंट है तो फिर आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, और अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो प्रोबेबिलिटीज को कंपेयर किया जा सकता है। ठीक है। अब उसमें तुम 2 कॉइन टॉस नहीं किए वो भी कर सकती हो, उस केस में भी देख सकती हो, कोई इशू नहीं है। बस कॉन्सेप्ट को समझना है क्या। अब इसी में और टर्म है। हाँ बोलो मैम। जैसे बताइए हार्वेस्टिंग और रेनफॉल, तो कहीं ना कहीं ये भी दोनों रिलेटेड है। अगर हम ये एज्यूम कर ले, ये जैसे आप एक टर्म बताए सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, हम ये एज्यूम कर रहे हैं जो 90% चांस है जो बारिश होगी, ठीक, वो कहीं ना कहीं ये अफेक्ट करेगा ना, जो मेरा जो क्रॉप है हम उसको हार्वेस्ट कर दे। ठीक है। अरे तो फिर सब्जेक्टिव जहां है तो वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाता है। वहां पे आप बहुत ज्यादा रिलाय, हो सकता है आप रिलाय करें तो आपके लिए बहुत सही भी हो जाए, हो सकता है आप उस पर रिलाय ना करें। मान लो कोई भी बात अगर हम बोल रहे हैं, सपोज प्रोबेबिलिटी का ये डेफिनेशन है मैंने कहा, ठीक है, आप मान लें ये हो सकता है, या फिर आप ये हो सकता है आप मेरी बात को क्रॉस वेरीफाई करें, ठीक है। अब क्रॉस वेरीफाई के अकॉर्डिंग आपको जो भी इंस्ट्रक्शन जो भी चीज है उसके अकॉर्डिंग फॉलो करके जाना पड़ेगा, या फिर आप उस बात को डायरेक्टली मान लें। जब 90% प्रोबेबिलिटी कोई कह दिया, आप पूरी तरह उस पर डिपेंडेंट हो जाए, आप यही समझ लो कि वही सही है। और अगर इनकेस वैसा ना हो तो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं प्लान कोलैप्स करेगा। सो ये जो आप सब्जेक्टिविटी पे अगर डिपेंड कर जाते हैं तो वहां पे कोलैप्स होने का प्लान जो है वो ज्यादा चांस हो जाता है, ठीक है। और मैथमेटिकली हम ये जानते हैं कि 100% श्योरिटी नहीं दे रहा है प्रोबेबिलिटी, बट हाउ मच रिस्क इज देयर कहीं ना कहीं ये तो हमें बता रहा है। कितना भी पढ़ो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर, नहीं भी पढ़ो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है सक्सेस और फेलियर होने की, 50% तो है, नहीं पढ़े एग्जाम देने जा रहे हैं सर। लेकिन अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, इन दैट केस क्या है, 50% प्रोबेबिलिटी तो है कि तुम पास कर जाओगे, है ना। 50% प्रोबेबिलिटी तो है कि फेल कर जाओगे। बट जो भी बताया जा रहा है वो क्या है, कहीं ना कहीं उसमें एक्यूरेसी, कहीं ना कहीं मैथमेटिकल टर्म्स इन्वॉल्व है जिस पे आप रिलाय कर सकते हो विथ सम रिस्क, और जो रिस्क है वो रिस्क भी डिफाइंड है प्रोबेबिलिटी में। बट इन केस जब आप सब्जेक्टिविटी की बात करते हैं तो वहां पे कितना रिस्क है और उस रिस्क पे आप किस लेवल तक भरोसा कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, वो चीज क्लियरली डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। समझ में आया, ये बात समझ आई या नहीं? यस मैम। और बहुत लोगों का कैमरा फिर से ऑफ हो गया है। उन लोगों को ना अब हम साइलेंटली उनको एग्जिट कराएंगे, सिर्फ रिमूव करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। इस वीक यही करने वाले हैं। आज तो बस 10 मिनट बचा है, नेक्स्ट क्लास से यही होगा, एकदम अच्छे से दिमाग में रख लो लोग। चलो इसके बाद हम एक और टर्म डिफाइन कर रहे हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स, ठीक है। टर्म सुन के कोई डिफाइन कर सकता है कि क्या है ये? इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या है, कोई बता सकता है? मैम आउटकम्स इक्वली, मतलब चांसेस इक्वल हो दोनों आउटकम्स आने की। हाँ सिंपल है। इक्वली लाइकली मींस आपके पास होने का फेल होने का प्रोबेबिलिटी आपके किसी और क्लासमेट के पास होने के फेल होने की प्रोबेबिलिटी के
बराबर होगा। इसी को आप इक्वली लाइकली डिफाइन कर रहे हैं। मतलब अगर डाइस थ्रोइंग एक्सपेरिमेंट है तो डाइस थ्रोइंग एक्सपेरिमेंट में मान लो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। बट अगर हम हेड आने की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, जब हम कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2। तो दीज टू आर नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग टेल की बात करेंगे तो ये जो भी होगा दैट इज 1/2। या फिर डाइस थ्रोइंग में भी कर ले तो अगर 6 के आने की प्रोबेबिलिटी, 5 के आने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो सब क्या होगी, 1/6 ही होगी। सो दीज आर इक्वली लाइकली इवेंट्स, दीज आर इक्वली लाइकली इवेंट्स। बट ये दोनों अगर बात कर रहे हैं, दीज आर नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है, बोल सकते हैं हम ये। देखो यहाँ पे नॉट इक्वली लाइकली इस केस में भी हो सकता है। मान लो आपने 1 2 3 4 4 6 ये डाइस है और ऐसा किया गया है कि इस पे जो 5 होना चाहिए उसको भी 4 ही लिख दिया गया है गलती से या फिर सपोज जानबूझ के। सो 1 2 3 4 5 6 ये होता। अब इस केस में अगर कोई पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 4 क्या हो जाएगा, दैट इज 2/6 हो जाएगा, होगा, एंड दैट इज 1/3। ठीक है, लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 3 या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 6 जो होगा दैट इज 1/6। सो दीज टू आर नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है, समझ गए ये चीज? यस मैम। यस मैम। सो ये है इक्वली लाइकली इवेंट्स। अगर इसी में प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 5 पूछ दे तो क्या होगा, जीरो। ऑल दीज 3 आर नॉट इक्वली लाइकली, है ना, बोल सकते हैं। अब चलो मुझे ये बताओ तुम लोग, प्रोबेबिलिटी आप दो डाइस थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x1 प्लस x2, हम ये लिख रहे हैं x1 प्लस x2 का मतलब हो गया x1 पे जो आउटकम जो रिजल्ट आएगा वो, और x2 का मतलब सेकेंड डाइस पे जो रिजल्ट आएगा वो, इन दोनों को जोड़ के 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? चलो बताओ तो जरा, क्या होगी? करो कैलकुलेट। मैम ऐड तो तभी आएगा ना जब 4 आ रहा हो दोनों में। और भी कुछ आएगा तब भी तो 8 आ सकता है ना। ये ओ ये 6 और 2 2 भी तो हो सकता है। 3 और 5 भी हो सकता है। यस मैम। मैम 7/8। 7/8 7 केसेस ऐसे होंगे। मैम 7 7 और केसेस तो 1 नहीं भी तो हो होंगे मेरे सकता ख्याल है। से। मैम 8 केसेस होंगे मैम। 8 केसेस कैसे हो सकता है? करो कैलकुलेट, फिर से पता चले। रुक जाता है। करके देखो 8 कितने बार में आएगा? मैम 5/36। 5/36 तो टोटल है, ठीक है, 5 होगा। यस मैम। 3 2, 5 6 5 3, हाँ 2 6 6 2, 3 5 4 4 5 3 6 2। हाँ ठीक है, ठीक है, 5/36 होगा। ठीक है, बाकी लोगों का हो क्या? करो, करके देखो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके मैम टोटल ये 36 क्यों आएगा नीचे में? क्या बोल रहे हो? टोटल 36, हाँ टोटल 36 आएगा।
मैम 4 4 2 6 3 5 और एक क्या होगा? 5 3। मैम Yes. टोटल हाँ मैम 12 होगा कि टोटल 36 एग्जॉस्टिंग होगा? कैसे 36 क्यों आ रहा है मैम? टोटल 36 मैम होगा, 6 हाँ आउटकम ऑफ 36 मैम अगर एक डाइस को शो करे तो टोटल पॉसिबल एग्जॉस्टिंग तो 6 ही होगा ना मैम। टोटल एक में 6 होगा ना, दूसरा डाइस भी तो है। तो फिर 12 ही होगा ना दोनों ऐड करके। दोनों को जोड़ोगे क्यों? मल्टीपल होगा ना। प्रोडक्ट सेट थ्योरी पढ़े हो? नहीं मैम। 6 इंटू 6 करो ना, 6 इंटू 6 टोटल का कॉम्बिनेशन बनाओ। एक पे 1 आया, दूसरे पे 2 आया, एक पे 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, इस तरह से जाएगा ना। ओके मैम। क्या हुआ? समझ गए मैम। मैम हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन बना के देखना इस पे। ओके ठीक है मैम। चलो। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू।